नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये जो मुहिम है भारतीयता आधारित एकता की, भारतीयता आधारित आपसी एकता की, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा की, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव की, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत और आपसी अखलाक मोहब्बत और आपसी प्रेम की, ये बढ़ रही है और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इसमें शरीक हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है। इसकी गति पर कुछ चर्चाएं वो हो सकती हैं, लेकिन जनता इसमें शरीक हो रही है और इसमें यकीन कर रही है और अपना विश्वास व्यक्त कर रही है कि देश में एकता स्थापित होनी चाहिए और ये सभी आदरणीय भारतीय आवाम को और सभी राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए, सभी को कि भारतीय एकता की सबसे सख्त जरूरत है इस मुल्क को, सभी मुद्दों से ऊपर। क्योंकि देश में बिखराव बहुत है, नफरत करने की गतिविधियां बहुत ज्यादा हैं। नफरत जो है वो फैलाने के एक न एक दिन किसी न किसी दिन तमाम इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि सारी नफरत की जो है एजेंसियां हैं, जो हैं, जो गतिविधियां जो है उनकी कारगुजारियां हैं, उनको कुचलने की आवश्यकता है। अब उनको कुचलने के लिए कौन कुचलेगा? ये जो नफरत फैलाने वाली माने जो एजेंसियां जो हैं, जो इस तरह के कारक हैं, बहुत अतिशयोक्त नहीं होगा, वह इन्हीं विघटनकारी ताकतें, विभाजनकारी ताकतें, देश और समाज को तोड़ने वाली ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में उन्हीं के द्वारा पाली जाती हैं। इस वास्तविकता को, इस हकीकत को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि नफरत फैलाने वाली जो इस तरह से मैंने इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, वो इन्हीं ताकतों के द्वारा जो कि राजनीतिक दलों के बेस में हैं, इनके द्वारा पाली भी जाती हैं और फैलाई भी जाती हैं। उनके रूप जो है वो अलग अलग होते हैं। तो भारतीय एकता के लिए इनको भी कुचलना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न यही उठता है कि जो खुद इनको पाल रहा है वो इनको कुचलेगा क्यों और कैसे कुचलेगा? यह अपने आप में एक बहुत नामुमकिन सी बात है। तो फिर इलाज क्या है? इलाज वही जो भारतीय जनता दल बार बार आपसे निवेदन कर रहा है कि जब तक इन
माने समाज विरोधी, देश को तोड़ने वाली, देश को विखंडन करने वाली, विघटन करने वाली ताकतों को आप नष्ट में नाबूद नहीं करेंगे ईवीएम मशीन पर। इलाज बस सिर्फ यही है। भारतीय एकता की जरूरत, भारतीय एकता का महत्व, जहां एक और भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश के लोगों को जगा रहा है कि इसकी बहुत जरूरत है, वहीं पर जो जितनी ये शक्तियां जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उसकी शक्ल में है, वो तो इसका विरोध कर रही है। और उनके विरोध का जो तर्क है सिर्फ धमकी है, उनका तर्क सिर्फ धमकी है। जितने भी ये समाजवादी पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके पास कोई तर्क नहीं है कि भारतीय एकता जो है इस देश के लिए नुकसानदेह क्यों है, और जो है क्यों नहीं होनी चाहिए। इसके विरोध में कोई तर्क नहीं है। माने इतना वो तर्क से वो खोखले हो गए हैं और नैतिक रूप से वो इतना हीन है कि कोई तर्क नहीं दे सकते, कोई बात नहीं रख सकते। नहीं भाई, इस देश को भारतीय एकता की जरूरत नहीं है, सिर्फ धमकी। और इस आवश्यकता को नहीं, इस वास्तविकता को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी सभी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत अच्छी तरह से समझ ले कि सिर्फ धमकी दे रहे हैं कि हमको यदि कुछ ऊंच नीच हो गया, ऊंच नीच मतलब यदि हम हार गए तो हम देख लेंगे। और ठीक धमकी की वही भाषा और दूसरे भी जो आते हैं उनकी भी वही रहती है। तो कहने का मतलब कि इनको भारतीय एकता से मतलब भी नहीं है। भारतीय एकता क्या चीज है शायद इनको 60-70 सालों से इनको बताया नहीं गया है। और न तो ऐसे तत्वों के भेजे में घुस रहा है, जबकि दूसरी ओर हमारी भारतीय अवाम इसको अपना भी रही है, इसको समझ भी रही है। लेकिन ये समाज में विघटन करने वाली ताकतें जो है वो जो है सिर्फ धमकी भरे कि हमको कुछ ऊंच नीच हो गया। बस इनकी मानसिकता कुछ पड़ी है कि अपने स्वार्थ में, सत्ता हथियाने के स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि भारतीय एकता जो कि इस मुल्क के लिए कितनी जरूरी है, हमारी आवाम भी इसको महत्व दे रही, समझ रही है, वो एहसास कर रही है। लेकिन ये तब तो अपने सत्ता हथियाने के स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि न तो इसके महत्व को समझने को तैयार है, न तो कोई तार्किक बात इनके पास है जो कि यह कहने के जो कि इसके साथ यह कहने के लिए तैयार हो कि भाई इस देश को भारतीय एकता की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ जो इनका फितरत है, जो इनका मूल चरित्र है, ये अपराधी किस्म के और माफियाओं की भाषा में, गुंडों की भाषाओं में, दादाओं की भाषा में धमकी देते हैं। तो ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय, लेकिन ऐसे तत्वों को, ऐसी पार्टियों को ये भारतीय जनता दल सीधे उनको कोई चुनौती नहीं है, एक संदेश देना चाहता है कि भारतीय एकता जो है तुम्हारे धमकियों से, तुम्हारे इस चरित्र से वो रुकने वाला नहीं है। तो खैर, भारतीय जनता दल फिर बताना चाहता है कि इस देश में भारतीय एकता से बढ़ करके कोई महत्वपूर्ण और जरूरी कोई मुद्दा है नहीं। और चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे कोई चुनाव हो, भारतीय एकता पूरे देश में भारतीयता के आधार पर सुकून, भारतीयता के आधार पर सद्भाव और भारतीयता के आधार पर भाईचारा, यह इस मुल्क के लिए, भारतीय समाज के लिए बहुत जरूरी है। यह सभी को समझना चाहिए। और जो है काफी लोग इसमें शरीक हो रहे हैं।
अब तेजी गति से इसमें शरीक होकर के देश के दुश्मनों को पहचाने और उनको ईवीएम मशीन पर नस्ल नाबूद करने की ठान है। ये इसका समाधान है। और ये इसके विषय में हम आदेश हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहले ही दे रखा है कि इन काले अंग्रेजों के ये बड़े खतरनाक किस्म के काले अंग्रेज हैं, सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए समाज को तोड़ते हैं। तो इनको नस्ल में नाबूद करना है, जड़ से उखाड़ना है, इससे कम नहीं। तो ये जो है वो वही मन में ठानना और मन में प्रतिबद्धता, मन में वही कटिबद्धता होने की परम आवश्यकता है। कुछ वैसे तो काफी ये भारतीय जनता पार्टी की देश विरोधी हरकतें काफी जो है वो YouTube के माध्यम से बताया जा चुका है। लबेलुआब यह है कि मोदी जी के हाथों में हमारा ये प्यारा मुल्क सुरक्षित नहीं है। इस बात को और भी कई रूपों में स्पष्ट किया जाएगा। जो मोदी जी ऐसा है कि बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए तमाम हथियार खरीद रहे हैं। मोदी जी तमाम सीमाओं पर सड़क बना रहे हैं और आधारभूत ढांचा ताकि हमारी सेना और उसके अस्त्र मैंने आसानी से जा सकें सीमाओं पर युद्ध के लिए। तमाम जो है फाइटर लड़ाकू विमान भी खरीद रहे हैं और S-400 S-500 रूस से भी खरीद रहे हैं। जो सुरक्षात्मक जो प्रणाली है वह एक और है, लेकिन देश के अंदर, इस भारत के अंदर जो देश की दुश्मन ताकतें हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए कि इनको दिखाकर के वोट मिलेगा, तो ये सारी ताकतों को पाल रहे हैं। और ये मोदी जी भी जाने, पूरा देश भी जाने, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जाने कि ये जो अंदर की ताकतें उन दुश्मन चीन और पाकिस्तान से अधिक खतरनाक है। तो उनको ये पाल रहे हैं इस प्रकार। इसलिए मोदी जी के हाथों में हमारा मुल्क जो है सुरक्षित नहीं है। इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करने के बजाय ये इनके आगे घुटने टेक रहे हैं, इनके आगे माफी मांग रहे हैं और संसद में घोषणा करते हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। तो ऐसे व्यक्ति के हाथों में हमारा देश जो है वो सुरक्षित नहीं है। इस तथ्य को मैं हल्के में नहीं कह रहा हूं, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए कह रहा हूं। और मैं समझता हूं कि काफी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, काफी हमारे आदरणीय भारतीय आवाम इस बात से बिल्कुल वो सहमत होगी या है कि मोदी जी के हाथों में देश हमारा सुरक्षित नहीं है। जो इतने खतरनाक राहुल गांधी का विनाश करने के बजाय उनको पाले, वामदल जो कि इतने खतरनाक उनको पाले। ये अखिलेश यादव हमेशा जो आतंकवादियों के साथ में और जो है और आतंकवादियों से वो हमदर्दी रखने वाले, उसको जो है योगी आदित्यनाथ पंचायत चुनाव के माध्यम से फिर उसको जिंदा कर दें और जो है और उनको पालें। देखिए, पालने के तमाम माने इस तरह से माने उदाहरण हैं, वाकयात हैं। मुख्तार अंसारी को ये योगी आदित्यनाथ जी ने उसको दूसरित किया, उसको जेल में बंद किया, जबकि वो जेल में बंद करने लायक नहीं है। वह सीधे जो है वो इनकाउंटर के लायक है, लेकिन उसको वो इनकाउंटर नहीं किया। जो इतनी वो हत्याएं जो करवाया है, और जबकि यानी कई दुर्दांत अपराधियों को श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसका जो है वो
वो इनकाउंटर करवाया या मुठभेड़ में उसका अंत करवाया, तो मुख्तार अंसारी भी बुरी पात्रता बनती थी कि उसका भी जो है अंत किया जाता, लेकिन उसका जो अंत नहीं किया गया, उसको इनकाउंटर नहीं किया गया। और तो यह भी जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक नाटक है, एक पाखंड है। और उसकी संपत्तियों पर जो है वो जो बुलडोजर चला गया, ये तो आवश्यक था, लेकिन उससे अधिक आवश्यक यह है, और इसको योगी आदित्यनाथ भी जानते होंगे, हमारी आदरणीय आवाम समझे कि जनता को राहत अपराध खत्म होने से होती है, किसी अपराधी के खत्म होने से नहीं होती है। अपराध के तार कहां तक, उस अपराध के तार कहां तक जुड़े हैं, उन तारों को काटना पड़ता है। वो उस अपराधी, जो अपराध करने वाला जो अपराधी है, उस पर किसका वरद हस्त है, किसका संरक्षण है, किसका प्रोटेक्शन है, उसको भी मुख्तार अंसारी की ही तरह जो है उसको नष्ट करना पड़ता है। तो हमारे देश के लोग, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम अच्छी तरह से जानती है कि मुख्तार अंसारी जो है इतना बड़ा खूंखार माफिया बना, तो उसको संरक्षण देने वाले और उसके सर पर वरद हस्त रखने वाले, और उसको जो है माफिया मुख्तार अंसारी बनाने वाले मुलायम सिंह और अखिलेश यादव हैं। तो जब तक मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को मुख्तार अंसारी की भांति जो है वो नष्ट नहीं किया जाएगा, और इसी तरह से और अपराधों को अपराध नहीं जाएगा, अपराधी मुख्तार अंसारी तो नष्ट हो सकता है, या दुर्बल हो सकता है, निर्बल हो सकता है, शक्तिहीन हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं जाएगा। और जनता को आराम, राहत अपराध खत्म होने से है, और एकाध जो है मुख्तार अंसारी के खत्म होने से नहीं है। यह जो है यह श्री योगी आदित्यनाथ जी भी जानते होंगे, लेकिन उनका यह पाखंड जो है बहुत जो है वो दुखदायी होगा हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहनों के लिए। और दूसरा, पूरे प्रदेश भर में इन्होंने अपराधियों को कुछ को पकड़वाया, कुछ को वो इनकाउंटर में जो है उसका अंत करवाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नाक के नीचे वो खूंखार माफिया रघुराज प्रताप सिंह इनको दिखा नहीं। यही जो है इनकी मंशा पर संदेह पैदा करता है। और उसी के आसपास एक और गुंडा है, अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि प्रवक्ता बन के आता है जेएनपीसी का, वो भी बहुत बड़ा गुंडा है। तो ये गुंडे जो है योगी आदित्यनाथ को दिखते नहीं, और ऊपर से तमाम विज्ञापन कि अपराधियों को खत्म कर दिया, यह हुआ है, इसका तमगा लूट रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी जो है। और जबकि रघुराज प्रताप सिंह और अखिलेश प्रताप सिंह इनको अपराधी नहीं दिखा। हालांकि ये सपा वाले तो देखिए, सपा वाले तो झूठ बोलते हैं कि अपराधी कहाँ खत्म हुए, फलाने ठिकाने। हालांकि ये भी सत्य है कि जितने अपराधी हैं वो सपाइयों के काफी थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग विरोध भी करते हैं कि काफी अपराधी जो है समाजवादी पार्टी के ही थे। लेकिन ये तो बेहयाई है कि जो है वो गुंडागर्दी भी करिए, और जो है जब उनके गुंडे मारे जाएं तो विरोध भी करिए। तो ये तो जो है बेहयाई है। लेकिन उससे भी दुखदाई का विषय यह है कि ऐसे समाजवादी पार्टी को अभी भी समर्थन क्यों मिल रहा है।
समाजवादी पार्टी की गुंडई का नमूना वो तो कुछ एपिसोड में बताया गया है कि गुंडा राज, माफिया राज और दादाओं का राज, धन उगाही, ये समाजवादी पार्टी के चरित्र हैं और उसके पर्याय हैं। और संपत्तियों को जबरदस्ती जो है अवैध रूप से कब्जा कर लेना, और खाली प्लाट हो, खाली मकान हो, खाली जो है वो पेट्रोल पंप हो या कोई भी संपत्ति हो, अवैध रूप से कब्जा कर लेना, और फर्जी बैनामा, वो भी तहसील में नहीं, किसी माफिया के या गुंडे के घर में ही। इस तरह के तो जो है तमाम कानपुर में घटनाएं हैं कि प्लाट बिकाऊ करके है। तो प्लाट बिकाऊ मतलब जो है कि सपा के गुंडे जो है फर्जी रूप से वो बनामा आपके नाम से वो करवा देंगे, पैसे लेंगे आपसे। तो इस तरह का एक गुंडा राज जो है वो भी पर्याय है समाजवादी पार्टी का। और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन इस समाजवादी पार्टी को नस्ल में नबूद करें, जड़ से उखाड़ें। समर्थन तो यानी बहुत बहुत दूर की बात। अपने मैंने किसके लिए? पूरे प्रदेश के सुकून के लिए, पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश में अमन चैन के लिए। समाजवादी पार्टी के कुछ, और देखिए समाजवादी पार्टी के उसकी गुंडागर्दी से कई तबके तो जो है बिल्कुल वो सहम जाते हैं। और कौन कौन? विशेष करके हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन। उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के लिए पूरा ये अभिशाप है, सबसे बड़ा जहर है सिपाहियों के गुंडाराज का। और जिस वक्त वो सत्ता में पहुंच जाएंगे तो वो क्या हासिल करेंगे हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों का, ये सहज में ही अंदाज किया जा सकता है। तो अब थोड़े उनकी करतूतों का और भी एक खुलासा या उसके वास्तविकता और भी जानना जरूरी है कि जैसा कि बताया गया था कि जो ये पंचायत चुनाव हुआ है, इसके पहले वाले पंचायत चुनाव में मैं भी किसी के समर्थन में प्रचार कर रहा था, और उसके समर्थन के प्रचार में एक जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। और फिर जब उनसे ये चर्चा होने लगी कि जब मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई, मैं जो देखने को मिल रहा है कि हमारे गांव देहातों में जातिवाद कितना जड़ पकड़े हुए है, कितना लोग धंसे हुए हैं, ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों में मोदी जी कैसे जीते? तो वो हमारे जो बुजुर्ग थे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, उन्होंने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कुछ और बातें बोलने लगे। वो कहने लगे कि लोग कहते थे, वो कहने लगे, वो हमारे बुजुर्ग दादा जो थे कि लोग कहते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो सारे मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाएगा, इनको यहाँ से भगा दिया जाएगा, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो हमने पलट के वार किया, हमने पलट के पूछा, उनसे पलट के पूछा कि आपको भगाया गया? बोले नहीं सर। अब मैंने कहा कि किसी और मुसलमान भाई, मैंने मुसलमान उसमें कह दिया, लेकिन इसमें तो कहना ठीक नहीं लगता है। तो हमने कहा कि और किसी इस तरह के भारतीय भाई बहन को भगाया गया? तो उन्होंने बोला नहीं सर। तो मैंने सोच लीजिए कि कितना झूठ और अफवाह
ये जो समाजवादी पार्टी के लोग, और समाजवादी पार्टी के लोग अकेले नहीं हैं, इनका जो आका है राहुल गांधी और जेएनपीसी, वो तो दिन रात झूठ बोल देना, झूठी सब बोलते हैं, जिना झूठ बोलना और अफवाह फैलाना। तो उन्हीं के चेले हैं ये, उन्हीं की चेला और उपज है समाजवादी पार्टी और जो है, और समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता और कार्यकर्ता, कि वो हमेशा झूठ और अफवाह। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को पूरा डरा करके कि यदि बीजेपी आ जाएगी तो सारे मुसलमानों को इस देश से भगा दिया जाएगा। तो इस तरह का झूठ जो है, अफवाह ये फैलाते हैं, और कितने खतरनाक है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए। एक वाकया और सुनिए। YouTube पर देखने को मिलता था, और मैंने देखा था कि एक गांव है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक गांव है, माने जिनको हम मुसलमान कहते हैं, भारतीय ममता कहते हैं। मुसलमान करना बिल्कुल जो है वो न्यायोचित नहीं मानता, यानी वो इंसाफ युक्त नहीं मानता। इसलिए उनको हमेशा जो है, क्योंकि मैंने जिस सम्मान के और जिस अपनापन के वो अधिकारी हैं और मिलना चाहिए पूरे समाज को, तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता दल ने इस संबोधन को अपनाया है, क्योंकि उनको सिर्फ इसी संबोधन से कि हमारे भारतीय भाई बहन है, आस्था उनकी इस्लाम की है, तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, तो वो एक गांव था हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का। उसमें ये समाजवादी पार्टी के नेता प्लांट ये कर रहे थे कि यदि यहां से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए जाएं, देखिए जरा से ध्यान से लगवाए जाएं, तो समाज में नफरत फैलेगी तो ध्रुवीकरण होगा। तो ध्रुवीकरण से इस बीजेपी को तो फायदा होगा ही। देखिए वो माने सामने दिखने पर ये एक दूसरे के ये बीजेपी वाले, यानी भारतीय जनता पार्टी वाले और समाजवादी पार्टी वाले एक दूसरे के यानी जनता के सामने तो जो है वो प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन किस तरह से सहायता करते हैं उसका भी एक नमूना है। तो जब नफरत फैलेगी तो नफरत फैलने से जो है समाज में ध्रुवीकरण आएगा, पोलराइजेशन आएगा, और उस पोलराइजेशन से कुछ फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा ही, जो है होगा ही, समाजवादी पार्टी को भी होगा, क्योंकि और जो दहशत फैलेगी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में, तो इसी खुराफात, इसी मंसूबे को मन में लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता ये साजिश कर रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है उसी गांव से लगवाए जाएं जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के का है। तो जब देखा कि यानी कोई ऐसा इस तरह का नारा लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने वहीं से वो नारा वो लगवाया और जाकर के थाने में उल्टे रिपोर्ट भी किया। तो जो पुलिस कर्मियों की जो मानसिकता है, जो उनको सोचने का ढंग है, और जिस तरह के वाकयात उनके सामने आते रहते हैं, तो उससे उनकी जो आदत बन गई है, तो वो जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ही पकड़ के ले गए, थाने में बिठा दिया। तो वो बता रहे थे हमारे YouTube पर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई कि जब उनको पता चला कि इस तरह की साजिश जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही किया है, तो उनका परिचय जो है किसी और से भी था, और वो भी काफी प्रभावशाली थे। तो वो प्रभावशाली व्यक्ति
ने फिर उस थानेदार को फोन किया, खुद सामने भी आ गए और पुलिस स्टेशन पर भी आ गए, और तब जाकर के उनकी जान बची। तो वो जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई थे, कहते कि मैं कट्टर समर्थक था इसका समाजवादी पार्टी का, लेकिन मैं आज से बिल्कुल छोड़ रहा हूं, और सभी अपने मैंने वो कह रहे थे कि अपने सभी मुसलमान भाइयों से मैं अपील करता हूं कि इसी प्रकार जो है मोह भंग करके हमारे समाजवादी पार्टी से अपना मोह भंग कर लें और इसको नस्ल में नाबूद करने के लिए जो है वो इकट्ठे हो जाएं। तो ये नमूना है। नमूना क्या मतलब कि इस तरह के वाकयात हैं कि कितनी घिनौनी सोच है, करतूत है इन समाजवादी पार्टी के लोगों की। और खास करके जब इनका शासन आता है तो नकल का जो तांडव होता है, नकल के तांडव से जो शिक्षा की नींव खोदी जाती है। शिक्षा या तालीम, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जानते होंगे कि शिक्षा और तालीम किसी भी समाज की बुनियाद होती है। उसी बुनियाद को ही खोदते हैं उसी बुनियाद को ही ये समाजवादी पार्टी के लोग खोदते हैं। नकल और फर्जी टीचर, फर्जी आपके वो और डिग्री, और इन सबों ने पैसे ले करके कई डिग्री कॉलेजेस, कई प्राइवेट किस्म के कई प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस, कई जो है वो विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज और मैनेजमेंट के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसमें शिक्षा के गुणवत्ता की बराबर हत्या होती हो, और उसमें से निकले हुए हमारे जो बच्चे हैं जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता से वंचित, विहीन निकलते हैं उसमें, और जो है उन्हीं को दिखाते हैं कि साहब ये इतने बेरोजगार तो हैं ही, लेकिन साथ में शिक्षा की गुणवत्ता जो होनी चाहिए उससे भी इन सबों ने इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने पैसे ले करके जिस तरह की संस्थाएं बनवा दी हैं। इसलिए जो है वो बच्चे जो है वो इस दशा को प्राप्त हो गए हैं कि डिग्री तो है उनके पास, लेकिन वो शिक्षा की वो गुणवत्ता और वो कौशल, वो स्किल नहीं है जिससे उनको नौकरी मिल सके। मान लीजिए कल को कोई उद्योग लगे और कोई निवेश हो, तो वो किसको लेगा? जो योग्य होगा, काबिलियत को लेगा, और इनको वो छोड़ देगा, और ये फिर जो है वो बेरोजगार रह जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है। तो खैर कोई बात नहीं है। भारतीय जनता दल को यदि आशीर्वाद मिलता है और अपनी आवाम का, तो इस तरह के जितने भी बेरोजगार हैं और जिनमें जो है डिग्री तो है लेकिन शिक्षा की उतनी गुणवत्ता नहीं है, तो कौशल विकास करेगा, और जो भी कौशल, जो भी स्किल जो है वो लाना चाहिए, स्किल लेकर के। और फिर जो है मुद्रा योजना एक चली है, उसको लेकर के वो अपने भी रोजगार और 2-4-10 को और भी जो रोजगार देने की मैंने वो जो है उसका कोशिश और अभियान चलाएगा। तो इस कदर जो है हर तरफ से कानून व्यवस्था में गुंडाराज, और खास करके जो पुलिस महकमा है, पुलिस के लोग जो है यानी उनका पूरा मनोबल जो है वो टूट जाता है सपा के गुंडों के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी अभिशाप है, लेकिन उस अभिशाप को ये योगी आदित्यनाथ जी उसी तरह रक्षा कर रहे हैं, उसकी उसी तरह पाल रहे हैं जिस प्रकार मोदी जी इस गद्दार राहुल गांधी को पाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को मालूम है
कि ये अखिलेश महोदय तालिबानियों के समर्थक हैं और तालिबान की कामयाबी पर खुशी मनाने के लिए इन्होंने दो इस तरह के तत्व जो है वो तैयार किए हैं, शफीकुर रहमान वर्क और टी.एस. हसन। जब भी तालिबान को कामयाबी मिलती है तो ये खुशी जाहिर करते हैं। तो ये खुशी सिर्फ जो है वो ये खुशी सिर्फ शफीकुर रहमान वर्क और टी.एस. हसन की ही नहीं है। ये खुशी जो है अखिलेश यादव की है, जो इनके माध्यम से प्रकट हो रही है। तो यह भी इस मुल्क के लिए खतरनाक है, सभी लोग समझ लें। इसलिए इनको भी समर्थन तो दूर की, इनको भी वो ईवीएम मशीन पर बिल्कुल शून्य करना है, इनको जड़ से उखाड़ना है। और एक बात और हमारे आदरणीय भारतीय भाई समझ ले कि बीजेपी के या हिंदू महासभा के या आरएसएस के भी मान सकते हैं, जो कुछ कट्टरवादी तत्व हैं और उसके कुछ जो कट्टरवादी जो है संगठन है, जिसे वो हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी और इसी प्रकार के और भी हैं, जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ गंदी बातें, अपमानजनक बातें सरेआम बोलते हैं, गांव में जाकर बोलते हैं। भारत में रहना है तो ये बोलना होगा, वो बोलना होगा, मतलब इस तरह की जो है। तो जितने खतरनाक जो है बीजेपी के वो तत्व हैं, युवा वाहिनी के रूप में या इसी तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर भी, बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी और इस जीएनपीसी कांग्रेस के अंदर भी हैं। बस फर्क यही है कि वो सामने से सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और ये परोक्ष में, आड़ में बोलते हैं, बात वही बोलते हैं अपमानजनक वाली। तो इस भी सच्चाई को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे कि वही अपमानजनक शब्द, वही दुर्भावना भरा जो अल्फाज और उनके उद्गार, उनकी भड़ास जो है समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के लोगों के द्वारा और जो है इस कांग्रेसियों के द्वारा बस परोक्ष में, आड़ में छुप करके जब भी आप बात करिए तो वो सब वही बात करते हैं। तो इनके मन में भी वही जहर भरा है, बस वोट के लिए, सत्ता के लिए जो है एक झूठी जो है माने हमदर्दी और झूठा प्यार वो दिखाते रहते हैं। इस सच्चाई को भी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल ध्यान रखें इसका। अब आइए किस प्रकार से ये मोदी महोदय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश के भ्रष्टाचारियों को, देश के गद्दारों को किस तरह से रक्षा कर रहे हैं, इसके कुछ नमूने आप देख लीजिए। चिदम्बरम जो कि लाखों करोड़ रुपया लूटा है, एक तो इसको बचाता रहा वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली। जब तक अरुण जेटली रहा तब तक ये बंदा जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, और इसके बाद जब गिरफ्तार भी हुआ तो किस नाटकीय ढंग से ये गिरफ्तार हुआ, हमारे देश के लोगों ने देखा होगा। वो अपना गेट बंद कर लिया, पुलिस जो है उस गेट को फांद करके गई और किसी तरह से जेल में ये बंद हुआ। जेल में बंद होने के बाद भी इसने मुंह नहीं खोला, और जो एजेंसियां थी, जो जांच एजेंसियां थी, वो कहती वो बहाना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह का तर्क दे रहे थे कि हम उनसे सत्य इसलिए नहीं उगलवा पाए कि जिस डिग्री ऑफ टार्चर से वो मुंह खोल सकते थे, उस डिग्री ऑफ टार्चर यानी हम कर नहीं सकते थे।
लेकिन ये सरासर जो है इस देश के साथ अन्याय है। अपराध होता है, अपराधी होता है, और खास करके इतने लाखों करोड़ का लुटेरा और डकैत है। वो लुटेरा चिदम्बरम जो है लाखों करोड़ रुपए का हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहनों के पैसों का वो डकैत है, और वो लुटेरा है। और इस तथ्य के आगे कोई वो भूतपूर्व मंत्री है कि नहीं है, इसके कोई मायने नहीं। उसको जो है इस देश का डकैत मान करके देश के हित में जो है वो उसके मुंह से सत्य जो है उगलवाना चाहिए। लेकिन फिर ये मोदी सरकार, मोदी महोदय या मोदी के द्वारा गठित जो है वो जांच एजेंसी, जो कि उसको इस तरह के इशारे भी मिले होंगे कि भाई ज्यादा उनको माने वो टॉर्चर मत करना, इनको बिल्कुल वो राजशाही माने ठाट बाट देना, और ना मात्र के लिए 2-4 दिन रहा, फिर उसको बाहर हो गया और उसने मुंह नहीं खोला। भारतीय जनता दल का स्पष्ट कहना है कि अपराधी होता है, और वो जो नियम कानून एक आम नागरिक पर लग सकते हैं, वह जो है किसी भी भूतपूर्व मंत्री हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे कार्यकर्ता हो, वही कानून उस पर लगने चाहिए। ये तो मोदी सरकार जो है, या मोदी जो है ऐसे अपराधियों को बचाते हैं। यही तो मोदी जी की गद्दारी है। तो डिग्री ऑफ टॉर्चर के बहाने जो है उसके बहाने जो है उसे डकैत पी चिदम्बरम के मुंह से माने वो तथ्य हकीकत और जो है वो निकलवा नहीं पाए। और अब इधर सुनने को मिल रहा है कि मात्र जो है 495 रुपये का उस पर वो आरोप बन रहा है। तो सारे जो है जो इसके पाप डकैती के पी चिदम्बरम के मोदी सरकार ने पूरा ढक दिया। और इसी प्रकार जो है शायद ये जो पकड़े गए हैं समाजवादी पार्टी के लोगों पर जो छापा वो पड़ा, उसमें भी कुछ इसी तरह का नाटक है। मोदी जी इस देश के लिए बहुत बड़े अभिशाप बन गए। अभिशाप वो इस रूप में क्या मैंने इनकी सरकार की फितरत राजनीति की है। वो क्या करते हैं कि जैसे शरद पवार तो माने सामाजिक रूप से भी इस देश के लिए अभिशाप है। उसके संबंध जो है ये जैसे शरद पवार है, उसके संबंध जो है बॉम्बे के या मुंबई के जो खतरनाक किस्म के भूमिगत वो डॉन है, भूमिगत जो है वो तस्कर है। वो आपका वो कौन था, वो हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची, इससे उसके संबंध थे, इतना खतरनाक। और कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा जाल है इसमें, और इसके कोऑपरेटिव के जाल को ये शरद पवार पूरा वो फैलाए हुए है। कोऑपरेटिव मतलब भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा साम्राज्य। तो उसको मोदी जी नहीं छुएंगे। ये क्या करेंगे, जरा इनकी गद्दारी जरा देखिए। उसके किसी छोटे आदमी को के प्रति जात बिठाएंगे, वो करेंगे बस यहीं तक। या जेएनपीसी या कांग्रेस के मतलब जो वो दिग्विजय सिंह बात है, तो दिग्विजय सिंह के पीए को, दिग्विजय सिंह के किसी चपरासी को के खिलाफ जो वो जज करवा देंगे। लेकिन ये दिग्विजय सिंह को बचाएंगे, शरद पवार को बचाएंगे, सोनिया गांधी को बचाएंगे, राहुल गांधी को बचाएंगे। ये गद्दारी है मोदी जी की, देख लीजिए। तो मोदी जी इस देश के लिए कितने खतरनाक हैं, यह समझने की आवश्यकता है। और देश खुद ही इनके हाथों में महफूज नहीं है। ये राहुल गांधी कितना खतरनाक है बताइए ना, कि जिसमें युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति हो, तो हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से जो शख्स जो है रात के अंधेरे में चोरी छिपे उसके राजदूत से मिलता है,
कितनी खतरनाक बात है। गद्दारी तो खैर वो है ही। मोदी जी ने आज तक उस वाक्य का की जांच तक नहीं कराई, सिर्फ इस गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए। 2008 में ये गद्दार सोनिया गांधी की उपस्थिति में वुहान में, और सोनिया गांधी और जो शी जिनपिंग है, जो कि इसमें राष्ट्रपति है चीन का, उसमें नंबर 2 की पोजीशन में था। इन दोनों की उपस्थिति में जो ये राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। दो देशों के बीच में, सिर्फ सरकारों के बीच में समझौता होता है, पार्टियों के बीच में समझौता नहीं होता है। ये और इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की थी कि भाई ऐसा तो समझौता मैंने कभी देखा ही नहीं था कि दो देशों के बीच में, राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो है वो समझौता हो, क्योंकि दो देशों के बीच में सिर्फ सरकार के बीच में होता है। तो समझौता करके इस गद्दार राहुल गांधी ने अपने दुश्मन चीन की उस कम्युनिस्ट पार्टी से $800 मिलियन का रिश्वत लिया, वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। मोदी जी का जरा मंसूबा जरा पढ़िए। आज तक उन्होंने और राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, और राष्ट्रवाद का मुखौटा कितना छलपूर्ण है और कितना कपटपूर्ण है और कितना धोखेबाजी वाला है कि आज तक इसकी जांच तक नहीं कराए कि वो जो समझौता किया है इस गद्दार राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, वो समझौता क्या है, उसमें है क्या। तो इसी तरह के तमाम वाकयात हैं जो कि तमाम वो बयान करते हैं, चीख करके बयान करते हैं कि मोदी जी इस खतरनाक गद्दार राहुल गांधी को सिर्फ बचाने के लिए मोदी जी जो है काफी वो गद्दारियां कर रहे हैं देश के खिलाफ। इस बात को भारतीय जनता दल पूरा अपने सभी आदरणीय, पूरे देश के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से एक दिमागी मंथन करवाएगा कि मोदी जी के दिमाग पर जरा भी या मोदी जी पर जरा भी जू नहीं रेंगता है, असर नहीं होता है कि जिस देश में हमारे आम भारतीय भाई बहन खास करके कोरोना की अवधि में अपने जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी वो पूरा नहीं हो पाता है। महंगाई की मार है, वो मार है। देश के नागरिक, आम नागरिक और गरीब नागरिक, वहीं पर हमारे इन्हीं गरीब और आम नागरिक का पैसा लूट करके डकैत, और उसकी भी औकात जो है एक नागरिक ही है। वो जो डकैत जो है इसी लूट के पैसे के बल पर जो है वो राजशाही ठाट के साथ भारत में भी रहता है, और भारत में तो कम रहता है, सिर्फ 2-3 महीनों के लिए, बाकी वो विदेशों में गुलछरे उड़ाने के लिए, ऐश की जिंदगी बिताने के लिए। कौन? इस देश का सबसे बड़ा डकैत। तो मोदी जी को ये जरा भी असर नहीं करता, और ऐसी सोच को भारत के परिप्रेक्ष्य में लानत है, धिक्कार है इसी सोच को, और ऐसे प्रधानमंत्री को भी धिक्कार है कि जिसके शासन में डकैत जो है वो राजशाही ठाट से जो है वो रहे, और उसको सारी सुविधाएं दे मोदी जी, और हमारा आम नागरिक जिसकी हैसियत जो है वो राजीव गांधी के समान है, क्योंकि वो भी नागरिक है, ये भी नागरिक है। हमारी जो है जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात जो है वो दर की ठोकरें खा रहा है। यही गद्दारी है मोदी जी की हमारे गरीब आवाम के खिलाफ। और इस बात को
बहुत अच्छे से जो है अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को के से मंथन करवाएगा, पूछेगा कि ये गद्दारी जरा देखिए ये मोदी जी की, ये बराबर एक झूठ किस्म का उपदेश देते रहते हैं मोदी महोदय कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। बिल्कुल झूठा, धोखेबाजी वाला। उसका एक छोटा सा नमूना आप लोग जरूर जानिए। मंदिर मस्जिद पर जो है मंदिर मस्जिद भारतीय जनता दल का विषय नहीं है, और यही कहता है कि हमारे जितने भी आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं उनके लिए भी मंदिर मस्जिद जो है विषय नहीं होना चाहिए, बस आस्था के केंद्र है और उनकी इज्जत करनी चाहिए, और उसको जो है महफूज जो है वो रखना चाहिए। यहाँ तक कि भारतीय जनता दल वो जो मस्जिद भी थी, बाबरी मस्जिद थी, उसको हटाना है कि नहीं हटाना है, ये आपसी समझ से करने की जरूरत थी, लेकिन वो हैंकड़ी के चक्कर में उसको तोड़ा गया। वो निहायत गलत था। और खैर अब तो माननीय जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, और उसमें भी इस तरह की भावना, देखिए उसमें भी इस तरह की भावना कि मंदिर तो यहाँ बनेगा, मस्जिद जो है उस मंदिर से 10 कोस पर बनेगी। तो ये मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि जब आप मंदिर से 10 कोस पर मस्जिद बनवा रहे हैं, तो कौन सा सबका साथ होगा, कौन सा सबका विश्वास होगा, बताइए ना। जहां इतनी बड़ी दुर्भावना भरी हो, इतनी कलुषित भावना भरी हो, इतनी गंदी भावना भरी हो, इतनी घिनौनी भावना भरी हो कि जहां मंदिर है उसे 10 कोस पर मस्जिद हो, तो ऐसी सोच के मुंह से ये निकलता हो कि सबका साथ और सबका विश्वास। तो कुछ नमूने यानी और भी देख लीजिए। ये बड़ा ढिढोरा पिटवाए विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करके, ठीक है। जो बताया गया है कि भारतीय जनता दल यही बता रहा है कि इस पर कोई माहौल बनाने के बजाय आस्था के केंद्र है, विकसित कर दिया गया, अच्छी बात है, स्वागत है, कोई बात नहीं है। लेकिन आस्था के केंद्र सिर्फ जो है विश्वनाथ मंदिर ही नहीं है, मस्जिद भी है। जितना महत्व जो है वो विश्वनाथ मंदिर है आस्था के केंद्र के रूप में, उतना ही आस्था के केंद्र के रूप में मस्जिद का भी महत्व है। लेकिन मोदी जी के तत्वावधान में क्या हुआ कि ज्ञानवापी में एक मस्जिद थी, पूरे बनारस को चमका दिया गया, रंग रोगन कर दिया गया, और उस मस्जिद को ढक दिया गया, उसको उसी जीर्ण शीर्ण हालत में। तो ये दिखाता है कि ये दूसरी आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विश्वास के साथ ये कितना बड़ा धोखेबाजी करते हैं मोदी जी और उनके सिपा सालार, और ऊंचे मन से बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास। कैसे होगा? ये पहले भी बताया गया है कि मोदी जी का पर अपनी अवाम का तो विश्वास है ही नहीं, साथ भी नहीं हो सकता। हाँ, बड़े तिकड़म से आप जो है वो वोट छीनने का वैसे ही प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही साजिश कर रहे हैं जिस प्रकार से हमारे 60-70 सालों तक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरा करके जीएनपीसी वाले, कांग्रेस वाले और सपा वाले, बसपा वाले और वामपंथी वाले डरा करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे। उसी तरह की साजिश आज आप हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों या जिनको आप हिंदू कहते हैं उनको डरा के धमका के कि यदि मोदी को वोट नहीं दिया तो गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। इस तरह से वो डरवा करके वोट आप उनसे ले रहे हैं। इसीलिए अब आप लोग देखते होंगे कि जहां भारतीय ताकत दल भारतीय एकता की बात करता है,
सबको 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 एक साथ लाने की बात करता है, सारी सारी दीवारों को तोड़ करके संप्रदाय की, जाति की, भाषा की, प्रांत की, वहीं पर ये सिर्फ हिंदू एकता की बात करता है। जबकि चाहे हिंदू एकता हो, चाहे मुस्लिम एकता हो, चाहे सिख एकता हो, चाहे ईसाई एकता हो, ये भारतीय एकता के खतरनाक दुश्मन है। तो उसी दुश्मन को वोट के लिए जो है ये कर रहे हैं ये मोदी जी और मोदी जी के सलाहकार, हिंदू एकता। तो भारतीय वामता के दल बिल्कुल बताना चाहता है कि जो हिंदू एकता की बात करे, जो मुस्लिम एकता की बात करे, जो सिख एकता की बात करे, जो इसी तरह ईसाई एकता की बात करे, वह देश का सबसे खतरनाक शत्रु है। बिल्कुल जानिए, इस देश को भारतीय एकता की जरूरत है। हिंदू एकता की जरूरत नहीं है, मुस्लिम एकता की जरूरत नहीं है, ईसाई एकता की जरूरत नहीं है, सिख एकता की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है सिर्फ भारतीय एकता की। सब लोग भारतीय हैं, लेकिन ये देश के दुश्मन बीजेपी करेगी हिंदू एकता। कल एक वीडियो में फिर ये देश का दुश्मन और देश का गद्दार यति नरसिम्हानंद ने फिर जो है आग उगला है और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, और शायद उसको जो है पुलिस सुरक्षा भी मिली हुई है। पता ये भी लगा कि वो एक खूंखार किस्म का अपराधी था और जिसका वास्तविक नाम है प्रदीप त्यागी, और अपराध करते करते यानी बहुत दिनों तक जो है वो गायब हो गया था, और फिर उसने भेष बदला और साधु संत का, और फिर साधु संत करके फिर इसी समाज में नफरत फैलाने का वो जो है इस तरह से वो साजिश वो कर रहा है, और सीधे जो है वो माने कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला आह्वान करता है कि हथियार उठाओ। अब सवाल है कि ये इस तरह के तत्व जो है भाजपा के द्वारा, बीजेपी के द्वारा योगी आदित्यनाथ के द्वारा पाले जा रहे हैं, जो कि इस देश में नफरत फैलाते हैं। और इसके साथ कोई और स्वामी करके जो है बोला है, शायद वो उत्तराखंड में कोई सम्मेलन था। तो इसी बात को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम बहुत गौर से समझे कि यदि नरसिम्हानंद जैसे लोग ये इन पार्टियों के द्वारा पाले जा रहे हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं नफरत फैलाने के लिए। तो इसीलिए तो भारतीय जनता दल बराबर करा। देखिए एक बात और है, आधे मन से मत करिए, समस्या बहुत विकट है, समस्या बहुत जड़ ले चुकी है। इसलिए सभी लोग भारतीयता के आधार पर, सभी लोग ये समाजवादी पार्टी का मोह छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का मोह छोड़िए, देश की सोचिए। यह देश के लिए ये खतरनाक है। भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि देश के लिए खतरनाक बीजेपी है, देश के खतरनाक जो है वो ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और उसी प्रकार एनपीसी का जो चेला है ये केजरीवाल, वह भी देश के लिए जो है वो खतरनाक है। इसको भी नष्ट में नाबूद करना है, वही ईवीएम मशीन पर, और कहीं नहीं। तो इन देश की खतरनाक ताकतों को जो कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ल में है, जो कि समाजवादी पार्टी की शक्ल में है, जो कि बहुजन समाज पार्टी की शक्ल में है, जो कि इस जेएनपीसी और कांग्रेस की शक्ल में इत्यादि, इनको नष्ट में नाबूद करने का जिम्मेदारी अब आपकी आ गई है। वो भी जो कि शांतिपूर्ण तरीका है, ईवीएम मशीन पर। वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति, शांतिपूर्ण क्रांति। इस भारतीय जनता पार्टी
के संरक्षण में ये कट्टरवादी तत्व जो है वो साधु संत के वेश में ये कट्टरवादी तत्व, और कट्टरवादी तत्व जो है इस देश को कबूल नहीं है। सभी लोग जान लें, खासकर बीजेपी के लोग जान, कट्टरवादी तत्व इस देश को कबूल नहीं है, चाहे वो यानी साधु संतों के रूप में हो, और उनकी हैकड़ी जरा देखिए। इन कट्टरवादी तत्वों का जो कि साधु संतों के वेश में है, बोलते हैं धर्म संसद। हमारे देश में एक ही संसद है, भारतीय संसद, और इसके अलावा किसी भी संसद की कोई मान्यता नहीं है, कोई वजूद नहीं है। भारत सरकार को चाहिए, मोदी सरकार को चाहिए कि इस तरह के जो एक समानांतर संसद चलाते हैं, हैकड़ी करते हैं, तुरंत इसको जो है नष्ट में नाबूद करें मोदी जी। और यदि नहीं करते हैं, इसीलिए भारतीय जनता दल का ये कहना है कि अब आवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस तरह की बीजेपी को जो है वो नष्ट में नाबूद करें, जो कि समानांतर संसद। मान आज को तो कहते हैं कि ये धर्म संसद है, तो बोलेंगे ये धर्म की पुलिस है, धर्म का वो न्यायपालिका है। तो एक समानांतर जो है वो सरकार खड़ी कर देंगे ये। तो अभी तुरंत जो है जड़ से जो है इसको खत्म करने की जरूरत है, और ये अपेक्षा करता है, दरख्वास्त भी करता है मोदी सरकार से, धर्म संसद जैसी चीज को तुरंत जो है उसको खत्म करिए, समाप्त करिए, और इनकी हैकड़ी को खत्म करने की जरूरत है। इनकी क्या औकात है कि जो वो धर्म संसद वो लगाए। हमारी एक ही संसद है, और जिसकी पूरी अथॉरिटी है, भारतीय संसद। तो यह भी एक बहुत जो है वो खतरनाक ट्रेंड वो चला है धर्म संसद का। जो ये देश का दुश्मन और देश का गद्दार यति नरसिम्हानंद या प्रदीप त्यागी भी कहा जाएगा उसको, जो है या यति नरसिम्हानंद के विषय में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर जो आक्रमण करता है, तो उसमें जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो इसी की घी में इसी के आग में घी डालते हैं, वो ये कहने के बजाय कि ये देश का शत्रु है, देश का गद्दार है, नफरत फैलाता है, इसके बजाय वो कट्टरवादी तत्व कहते हैं कि इसका सर काट के लाओ। अब ये कहने से क्या मतलब है कि उनकी मानसिकता ये है कि वो भारत ऐसे मुल्क में नहीं रह रहे हैं, वो रह रहे हैं किसी इस्लामी देश में। और ऐसा कहते ही जो प्रयास होना चाहिए, जो मुहिम होने चाहिए कि इस गद्दार को गद्दार मान करके, और एक इस देश का गद्दार मान करके कैसे इसको डील करना चाहिए, कैसे इसको निपटाना चाहिए, वो मुहिम ही जो है वो कुंद हो जाती है, और जो है और अपने लक्ष्य को, अपने मकसद को नहीं पहुंच पाती है, जबकि एक दूसरा कट्टरवादी तत्व खड़ा हो जाता है, जो कि इसको गद्दार कहने के बजाय, इसको देश का दुश्मन कहने के बजाय, या उसके विषय में साबित करने के बजाय, वो कहता है कि इसका वो सर काट के लाओ। बस बात किसी और जो है वो घूम जाती है। और वैसे भी हमारे इस भारत देश में ये सर काट के लाओ, गर्दन की कीमत 1 करोड़ है, इस सारी प्रवृत्तियों को कुचलना होगा। जब तक वो कुचला नहीं जाएगा तब तक जो है तब तक नरसिम्हानंद जैसे देश के दुश्मनों का खात्मा जो है वो असंभव है। तो दोनों ओर जो है, इन दोनों ओर ऐसी प्रवृत्तियों को कुचलने की आवश्यकता है। तो
तो ये समझने की जरूरत है कि मोदी महोदय का सबका साथ सबका विश्वास ये बिल्कुल छलावा है, बिल्कुल धोखेबाजी वाला है और कपटपूर्ण है। देख लीजिए कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर पर तमाम तमगे लूट रहे हैं, तमाम वो कर रहे हैं, और हमारे इसी भारतीय परिवेश में आस्था का केंद्र जो है मस्जिद भी है। और खास करके जिस तरह की सोच है, देखिए यह सोच है, कहते हैं वैसे तो यदि भारतीयता का माहौल हो और उस माहौल को अपनाया जाए और उस माहौल को अपनाना ही है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तो जो सभी लोग भारतीय हैं, तो फिर ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात, उसकी अवधारणा ही जो अपने आप जो है वो समाप्त होती है। लेकिन फिलहाल यदि माना भी जाए तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, ये दूसरी जो है माने सेकंड मेजॉरिटी है, यानी दूसरी बहुसंख्यक समाज है वो। यानी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है वो दूसरा बहुसंख्यक है वो। उसके साथ ये इस तरह की सोच और उसकी आस्था के केंद्र जो है मस्जिद के साथ ये सोच वाला सोच जो है कि पूरी बनारस को चमका दिया, काशी विश्वनाथ को भी चमका दिया, जो कि स्वागत ही होती, कोई बात नहीं है। लेकिन वहीं पर जो है ज्ञानवापी स्थित मस्जिद को ढक दिया और उसको उसी हालत में उसी जीर्ण हालत में छोड़ दिया। तो ऐसे व्यक्ति जो कह रहा है कि सबका साथ सबका विश्वास, तो हमारे देश के लोग समझ जाए। देखिए जितनी बातें बताई जा रही हैं कि ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, जेएनपीसी और या कांग्रेस के लोग जो है इसके पात्र नहीं बनते हैं कि इन बातों को दिखा करके जो है वो कोई सहानुभूति का वोट बटोर है। वह भी इतनी खतरनाक है, उनकी भी इतनी जो है वो दुर्भावना है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं करते, सब जो है सबके सामने नहीं करते हैं। तो लेकिन हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि सब जो है यानी ये खतरनाक किस्म के देश विरोधी ताकतें हैं, जिसकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कर रखी है। हमको आप सभी को आदेश दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है कि इन खतरनाक देश विरोधी ताकतों को, काले अंग्रेजों को उनका निपटारा करना है, उनको जड़ से उखाड़ना है, भारतीयता के आधार पर एक होकर के ईवीएम मशीन पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इसी आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।